हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज इस क्लास में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। तो जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो गाइस, अगर वीडियो देखने के बाद लास्ट में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है बताना है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ या फिर ओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। जो ओ है ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 8 या फिर 7। ध्वनियों ये 2 प्रकार की होती हैं, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के, 3, 7 या फिर 8। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन या फिर अनुस्वार। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन होते हैं वो एक से अधिक वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। और जो स्वर होते हैं ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इन्हें किसी भी वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि ई, चा, छा, जा, झा आदि का उच्चारण किससे होता है बताना है। इसका एक सूत्र होता है इचु सा नाम तालु। कंठ से, मूर्धा से, तालव्य से या फिर ओष्ठ से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तालव्य। इचु सा नाम, इचु सा नाम का अर्थ होता है छोटी, बड़ी और चा वर्ग के सभी भी व्यंजन। ये सभी कहाँ से बोले जाते हैं? तालव्य से। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या फिर विसर्ग। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर बताना है कौन सा नहीं है। छोटी, बड़ी, ए या फिर ओ। तो इसमें कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। ये कैसा स्वर है? ह्रस्व स्वर, यानी ये दीर्घ स्वर नहीं है। बाकी बड़ी, ए और ओ ये सभी दीर्घ स्वर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कौन सा है इसमें बताना है। गा, जा, वा या फिर सा। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन? या, रा, ला और वा। तो इनमें से बताना है कि कौन सा है इसमें अंतस्थ व्यंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि वा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं। लिपियों की संख्या बताना है। 44, 48, 52 या फिर 56। तो हिंदी भाषा में कुल कितनी? 52 लिपियां हैं। कितनी हैं? 52 लिपियां।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन श श श हा था दा धा टा ठा डा ढा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये हमारे चारों क्या हैं? ऊष्म व्यंजन है, श श श और हा। अगला क्वेश्चन है, या रा ला बा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? अभी हमने बताया था कि या रा ला बा ये क्या कहलाती है? ये अंतस्थ व्यंजन कहलाती है, यानी बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? बताना है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? अभी बताया था हमने कि ऊष्म व्यंजन में श, श, सा और हा, ये चारों हमारे क्या है? ऊष्म व्यंजन है। तो इसमें बताना है हा है, ला है, मा है या था है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हा, यानी हमारा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वुत्व हो जाए, यानी वहाँ पर दो व्यंजन आ जाए, तो वहाँ वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ या फिर पारस्परिक ध्वनियाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? युग्मक ध्वनियाँ कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का या फिर स्वर का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अनुस्वार जो होते हैं वो पंचम वर्ण का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और आय ये वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या फिर कंठतालव्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंठतालव्य। ए देतौ कंठतालु, यानी ए और आई ये दोनों क्या कहलाते हैं? कंठतालव्य कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु से ये बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण, स्वर, व्यंजन या फिर मात्रा, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे दंत व्यंजन, नासिक व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन या फिर अनुस्वार व्यंजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे दंत व्यंजन कहते हैं। ता वर्ग के जितने भी व्यंजन आते हैं, ता, था, दा, धा और ना, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? दंत व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? उपयोग से, अनुपयोग से, प्रयोग से या फिर सदुपयोग से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा प्रयोग से, यानी सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? आरोग्य में, ईसाई में, ओजस्वी में या फिर आतुसुक में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ओजस्वी। अगला क्वेश्चन है कि जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं?
जो संज्ञा सर्वनाम इन सभी से जुड़ करके नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्ययों को तंदित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय या फिर अनीय प्रत्यय। तो इसका आंसर हो जाएगा तंदित प्रत्यय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो संज्ञा शब्दों से मिलकर के बनाए जाते हैं उन्हें विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम या संयुक्त सर्वनाम या संबंधात्मक सर्वनाम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं, यानी हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या फिर प्रेरणार्थक क्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें होगा सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द संबंधवाची है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है। देव, देवी, दैवीय या फिर देवता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैवीय। अगला क्वेश्चन है कि जिस क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। उसे पक्ष, काल, भूतकाल या फिर वाच्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, काल। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।